अगस्त 1925 की सुबह भारत के लगभग हर छोटे बड़े अखबार में खबर प्रकाशित होती है, जो शाम होते होते पूरे मुल्क में आग की तरह फैल जाती है। यह खबर थी ब्रिटिश सरकार के खजाने की लूट की, और इसे अंजाम दिया था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने। यह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक सीधी चुनौती थी और आने वाले क्रांतिकारियों के लिए एक प्रेरणा। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक मील का पत्थर साबित हुई, जिसे इतिहास में काकोरी रेल डकैती या काकोरी एक्शन के नाम से जाना है। नमस्कार, मैं उदय आदित्य पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल 24 कैरेट, जहां पर विभिन्न विषयों से जुड़ी तमाम जानकारियां हम आपके साथ साझा करने का प्रयास करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात कर रहे हैं काकोरी एक्शन की। क्या था काकोरी एक्शन? आइए इस घटना को समझने से पहले इसके पीछे की पृष्ठभूमि को जानने का प्रयास करते हैं। 1920 में महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन की घोषणा करते हैं, जिसका सीधा मतलब था ब्रिटिश सरकार के किसी भी काम में भारतीयों का शामिल न होना, और होता भी कुछ ऐसा ही है। देखते ही देखते यह आंदोलन एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन में तब्दील हो जाता है। बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं सभी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। सारी फैक्ट्रियां, मिलें, सरकारी दफ्तर, स्कूल, कॉलेज और अन्य सभी सरकारी संगठन और प्रतिष्ठान बंद हो जाते हैं। ब्रिटिश सरकार की तो मानो कमर ही टूट जाती है। परंतु इसी बीच कुछ ऐसा होता है कि गांधी जी अपना यह असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। तो घटना थी चौरी चौरा की। आंदोलन वापस लेने के गांधी जी के इस फैसले का कांग्रेस के अंदर और बाहर भारी विरोध होता है। कुछ युवाओं को लगता है कि आजादी को इन अहिंसक आंदोलनों के बल पर हासिल करना संभव नहीं है। वे दूसरा रास्ता चुनते हैं, और इसी के चलते 1924 में शुरुआत होती है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA की, जो कुछ और नहीं बल्कि युवा क्रांतिकारियों का एक संगठन होता है, जिसका मकसद था बंदूक के दम पर अंग्रेजों से आजादी हासिल करना। इसी के चलते 1925 में HRA द्वारा एक घोषणा पत्र जारी किया जाता है, जिसमें संयुक्त राज्य भारत की कल्पना की जाती है और विश्व में हुई तमाम क्रांतियों का हवाला देते हुए युवाओं को HRA से जुड़ने का आह्वान किया जाता है। संगठन तो खड़ा हो जाता है, परंतु अब इसे चलाने के लिए पैसों की आवश्यकता होने वाली है। पहले यह विचार किया जाता है कि लोगों से चंदा मांगा जाएगा, परंतु इसमें एक परेशानी है। परेशानी यह थी कि क्रांतिकारियों द्वारा किए जा रहे कार्यों को तो जनता के बीच पहुंचाना था, परंतु क्रांतिकारियों की पहचान गुप्त रखनी थी। इसीलिए चंदे वाली बात को जाने दिया जाता है। फिर यह तय होता है कि क्यों ना उन अमीरों को लूटा जाए जो ब्रिटिश सरकार के हिमायती हैं। कुछ छोटी मोटी डकैतियां की भी जाती हैं, परंतु इससे होता यह है कि समाज में गलत संदेश जाने लगता है। ब्रिटिश सरकार द्वारा इन क्रांतिकारियों को चोर, लुटेरा, बदमाश और यहाँ तक कि आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है। अंत में यह विचार किया जाता है कि क्यों ना किसी सरकारी खजाने को भी लूटा जाए। किसी बैंक या सरकारी दफ्तर या किसी ट्रेन को लूटने से एक मोटी रकम, एक मोटा खजाना भी हाथ लगेगा, और साथ ही अंग्रेजों को चुनौती भी दी जा सकेगी। साथ ही अंग्रेजों के खिलाफ इस मुहिम में आम जनता भी साथ जुड़ेगी। इस पर मंथन चल ही रहा था। इसी बीच राम प्रसाद बिस्मिल एक दिन ट्रेन की यात्रा करते हैं। वो अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि मैं ट्रेन में गार्ड के पास वाले डिब्बे में बैठा था। मैंने देखा कि एक स्टेशन पर जब ट्रेन रुकी तो स्टेशन मास्टर एक थैली लेकर आया और गार्ड के डब्बे में रखे एक लोहे के संदूक में उसे डाल दिया। फिर दूसरे स्टेशन पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। कुछ छानबीन करने के बाद उन्हें पता चलता है ये पैसा सरकारी टैक्स का पैसा है, जो इसी तरह सरकारी खजाने में जमा होने के लिए भेजा जाता है। जिसमें लिखते हैं कि मैंने उसी समय यह फैसला किया कि हम
इसी खजाने को लूटेंगे। उन्होंने अनुमान लगाया कि इसमें कम से कम 10 से 15,000 रुपए के आसपास की रकम होनी चाहिए। ये बात उन्होंने अपने एचआरए के मेंबर्स को बताई और इस घटना को अंजाम देने के लिए रूपरेखा तैयार की। बाकायदा स्टेशन, ट्रेन और जगह की रेकी की जाती है। इस ऑपरेशन के लिए 10 लोगों का चुनाव किया जाता है। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, मुरारी लाल, बनवारी लाल, राजेंद्र लहरी, सचिंद्र नाथ बख्शी, केशव चतुर्वेदी, चंद्रशेखर आजाद, मनमथ नाथ गुप्त और मुकुंदी लाल। हथियारों का इंतजाम किया जाता है। समय और जगह तय होती है और आखिर में फिर वो दिन आ जाता है जिस दिन इस घटना को अंजाम दिया जाना था। 9 अप्रैल 1925 की शाम यूपी के शाहजहांपुर से लखनऊ के लिए 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन रवाना होती है। इसमें एचआरए के 10 क्रांतिकारी भी सवार होते हैं, जिनका मकसद था ट्रेन में रखे सरकारी खजाने को लूटना। काकोरी नामक स्टेशन के गुजरते ही कुछ दूरी पर राजेंद्र लहरी द्वारा ट्रेन की चेन खींच दी जाती है। ट्रेन के रुकते ही सभी क्रांतिकारी ट्रेन से नीचे उतर आते हैं। बिस्मिल अपने कुछ साथियों के साथ हवाई फायर करते हुए डब्बे के आसपास ही रहते हैं और लोगों को हिदायत देते हैं कोई भी ट्रेन से नीचे ना उतरे। अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लहरी और सचिंद्र बख्शी गार्ड के डब्बे की तरफ भागते हैं। वे गार्ड को पिस्तौल दिखाकर उससे सिग्नल लाइट छीन लेते हैं और उसे जमीन पर लेट जाने को कहते हैं। गार्ड के डब्बे में रखे संदूक को नीचे उतारते हैं। अशफाक उल्लाह खान संदूक को हथौड़े से तोड़ने की कोशिश करते हैं। इसी बीच एक ऐसी घटना घटित हो जाती है जिसका किसी को अंदेशा तक नहीं था और यही घटना आगे चलकर इन सब के लिए परेशानी का सबब बनती है। दरअसल होता यह है कि अहमद अली नामक एक व्यक्ति अपने डिब्बे से नीचे उतरकर गार्ड के डिब्बे की तरफ दौड़ता हुआ दिखाई देता है। इन क्रांतिकारियों ने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि कोई शख्स ऐसी भी कोई हिमाकत कर सकता है। दरअसल अहमद महिला डिब्बे की तरफ बढ़ रहा था जहां उसकी पत्नी बैठी थी। क्योंकि ट्रेन रुकी हुई थी, उसने सोचा कि क्यों ना पत्नी का हालचाल जान लिया जाए। उसको यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ट्रेन में क्या हो रहा है। 10 क्रांतिकारियों में से एक मनमथ नाथ अति उत्साह के चलते इस शख्स को अपनी ओर आता देख ताबड़तोड़ उस पर गोली चला देते हैं। अहमद अली वहीं पर गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही एक और मुसीबत उनके सामने आ खड़ी होती है। उन्हें सामने से एक दूसरी ट्रेन आती हुई दिखाई देती है जो पंजाब में थी। सभी क्रांतिकारी डर जाते हैं, परंतु बिस्मिल के समझाने पर वे सब चुपचाप खड़े हो जाते हैं और अपने हथियार छुपा लेते हैं। उनको ये डर था कि पंजाब मेल का ड्राइवर इस घटना को देख न ले और साथ ही इस ट्रेन का गार्ड उसे कोई चेतावनी संकेत न दे दे, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। पंजाब मेल के गुजरते ही वे फिर से संदूक तोड़ने लगते हैं। संदूक के टूटते ही वे सारी धनराशि अपने साथ लाई हुई चादरों में भरकर वहां से रवाना हो जाते हैं। इस ऑपरेशन को पूरा करने में उन्हें आधे घंटे से भी कम का समय लगता है। बिस्मिल लिखते हैं कि जब लोगों को इस घटना की जानकारी लगती है और उन्हें पता चलता है कि सरकारी खजाने के अलावा और कुछ नहीं लूटा गया है, तो एचआरए की बड़ी वाहवाही होती है और लोगों की सहानुभूति भी उनके साथ जुड़ने लगती है। कुछ अखबारों ने उन्हें देश का हीरो करार दिया। लोगों ने भी इसे साधारण घटना की तरह नहीं लिया। इसको एक ऐसी घटना के तौर पर देखा गया जिसने भारत में आजादी की लड़ाई को एक बड़े मानचित्र पर स्थापित किया। इस लूट को अंजाम देने के बाद सभी लोग अलग अलग टुकड़ियों में बढ़ जाते हैं और अलग अलग रास्तों से होते हुए लखनऊ शहर में दाखिल होते हैं। लूट के पैसे यानी 4,600 रुपए की रकम को छुपाने के बाद वो सभी लोग अंडरग्राउंड हो जाते हैं। उन्हें यह पूरा यकीन था कि वारदात की जगह पर उन्होंने कोई भी सबूत नहीं छोड़ा है, परंतु उन्हें अंदाजा तक नहीं था कि वहां हो रही अफरा तफरी के बीच वहां वो एक चादर छोड़ आए थे। उस चादर पर शाहजहांपुर के धोबी का निशान था। इससे पुलिस को अंदेशा हो जाता है कि हो ना हो इस लूट का संबंध शाहजहांपुर के कुछ लोगों से है।
पुलिस शाहजहांपुर में उस मूवी को ढूंढ निकालने में कामयाब होती है। वहां से उसको पता चलता है यह चादर HRA के एक सदस्य की है। करीब 40 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जाती है। पुलिस हिरासत में उन्हें तमाम यातनाएं दी जाती हैं। साथ ही कुछ लोगों को सरकारी गवाह बनने का प्रलोभन भी दिया जाता है, जिसके एवज में उन्हें छोड़ने का और मोटी रकम देने का वादा किया जाता है। HRA के मेंबर्स में से एक बनवारी लाल भार्गव लालच में आकर सरकारी गवाह बन जाते हैं और इस लूट में शामिल अपने साथियों के नाम ब्रिटिश सरकार को बता देते हैं। उनकी निशानदेही पर पुलिस जगह जगह छापे मारती है और इस लूट में शामिल लोगों का पता बताने वालों के लिए 5,000 रुपए के इनाम की घोषणा करती है। इस लूट के महज 3 महीनों के अंदर ही चंद्रशेखर आजाद को छोड़ बाकी सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन 9 लोगों पर न सिर्फ डकैती बल्कि हत्या का भी मुकदमा चलाया जाता है। 6 अप्रैल 1927 में मुकदमे का फैसला सुनाया जाता है। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लहरी और रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनाई जाती है। 17 दिसंबर 1927 को राजेंद्र लहरी को गोंडा जिला जेल में फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। इसके 2 दिन बाद यानी 19 दिसंबर 1927 को राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल, अशफाक उल्लाह खान को फैजाबाद जेल और रोशन सिंह को दिल्ली इलाहाबाद जेल में फांसी दे दी जाती है। सचिंद्र नाथ बख्शी को काला पानी की सजा सुनाई जाती है। मनमथ नाथ गुप्ता को 14 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है। बाकी लोगों को 3 से 5 साल तक जेल होती है। 2 लोग सरकारी गवाह बन जाते हैं। इस कड़ी में चंद्रशेखर आजाद ही HRA के एकमात्र ऐसे सदस्य थे जो अभी तक पुलिस से बचते आए थे, परंतु अपने एक साथी की मुखबिरी के चलते उन्हें भी 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में पुलिस द्वारा घेर लिया जाता है। एक लंबी मुठभेड़ के बाद हमेशा आजाद रहने और कभी भी अंग्रेजों के हाथों जिंदा न पकड़े जाने की अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करते हुए चंद्रशेखर आजाद अपनी पिस्तौल से खुद को गोली मार लेते हैं। इन क्रांतिकारियों के शहीद हो जाने के बाद HRA पर संकट मंडराने लगता है। सन 1928 में कई क्षेत्रीय संगठनों के साथ इसका विलय हो जाता है और इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA कर दिया जाता है। एक नए युवा ऊर्जावान क्रांतिकारी के हाथों में इसकी बागडोर आती है, जिन्हें हम आज शहीद-ए-आज़म भगत सिंह के नाम से पहचानते हैं। इस संगठन की प्रमुख उपलब्धियां थी साइमन कमीशन का बहिष्कार, JP सॉन्डर्स मर्डर केस, इरविन की ट्रेन पर हमला और 8 अप्रैल 1929 को पार्लियामेंट में बम फेंकना। शहीदों की मजारों पर हर बरस लगेंगे मेले, वतन पर मिटने वालों का बस यही बाकी निशा। जय हिंद।